वंदे मातरम। आज मैं आपको भारत की शिक्षा व बेरोजगारी के विषय में बताऊंगी। पंजीकृत आंकड़ों के अनुसार 2016 में लगभग 2298 लोगों ने सुसाइड किया। यही संख्या 2019 में बढ़कर लगभग 3000 हो गई। ये वो लोग हैं जिनको सरकार ने रिकॉर्ड किया है। ना बस इतना ही, बल्कि हर वर्ष हजारों लोग बेरोजगारी के कारण से मानसिक और शारीरिक समस्याओं को इस रूप में झेल रहे हैं कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर और हृदय आघात जैसी बीमारियों के संपर्क में आ रहे हैं। अगर आपको इन आंकड़ों के बारे में जानना है तो एक रिसर्च स्टडी जिसका टाइटल है द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एक्सेस टू हेल्थ केयर, इस रिसर्च पेपर को आप जाके पढ़ लीजिए। वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे बेरोजगारी व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण रूप से बर्बाद कर रही है, पूरा का पूरा खराब कर रही है। अगर बेरोजगारी का वास्तविक आलम आपको देखना है तो वर्तमान स्थिति आपके सामने है, आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अभी बेरोजगारी का आलम ये है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी परीक्षा की बात करूं तो लाखों लोग अप्लाई करते हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए, जिसमें से केवल 100 लोगों को नौकरी मिल पाती है। 100 से 150 लोगों को नौकरी मिल जाती है, बाकी 99,900 लोग संघर्ष करते हैं। ठीक है, 99,900 लोग, ये वो लोग संघर्ष करते हैं जो जीवन भर, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका कारण क्या है। लगातार अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे पिछले 10 वर्ष का, तो आप पाएंगे कि लगातार एजुकेशन में सुधार आ रहा है। प्राइवेट स्कूलों की संख्या जितनी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है वह अकल्पनीय है। उनकी संख्या में सैकड़ों हजारों गुना इजाफा हुआ है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों के इतना बढ़ने के कारण से, शिक्षकों की संख्या बढ़ने के कारण से ये क्या स्थिति बन रही है कि बेरोजगारी लगातार भारत में बढ़ रही है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई पॉपुलेशन भी तो है, उसके अनुसार बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्हें मैं ये ध्यान दिलाना चाहूँगी कि भारत की जनसंख्या चाइना से ज़्यादा नहीं है। एक चाइना का एम्प्लॉय रेट लगा के देखेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा कि भारत से कम है, और वहाँ पे लगभग हर व्यक्ति के पास काम है करने के लिए। तो आखिर प्रश्न ये उठता है कि कारण क्या है। तो यदि आप मूल में कारण जानना चाहते हैं तो वो मुख्य कारण ये है कि अनस्किल्ड एजुकेशन। अनस्किल्ड एजुकेशन का अभिप्राय यह है कि बेशक भारत सरकारें स्किल डेवलपमेंट के नाम पर कुछ ना कुछ चलाती हैं, उसमें फंडिंग भी आती है और वो भ्रष्टाचार में लिप्त होती रहती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे अनस्किल्ड एजुकेशन का अभिप्राय यह है कि अगर बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं और वो स्कूल की प्राइमरी से लेके +2 तक की जो पढ़ाई करते हैं, क्या कुछ उनको उस समय ऐसा सिखाया जा रहा है कि 100% सुनिश्चित कोई स्कूल कर पाए कि भाई मेरे स्कूल का एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा? क्या इस दिशा में भारत के स्कूल काम कर रहे हैं? यदि यह प्रश्न आप पूछते हैं स्वयं से तो आपको उत्तर मिलेगा, इस दिशा में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा भाई। कोई भी स्कूल ये जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई भी स्कूल ये गारंटी नहीं देता कि मेरे स्कूल से निकलने के बाद लगभग 80 से 90% बच्चों, उन बच्चों को छोड़कर जो मतलब एक तरह से जिनका बर्थ से ही दिमाग तेज है, उन बच्चों को छोड़ के लगभग सारे बच्चे रोजगार प्राप्त करेंगे। ऐसी गारंटी भारत में मुश्किल से कोई करोड़ों स्कूलों में से कोई एक देता हो। और इसी के कारण पूरा का पूरा तंत्र खराब हो गया, पूरा का पूरा तंत्र नष्ट हो गया, धाराशायी हो गया, और बच्चे दर दर रोजगार के लिए भटक रहे हैं। अपने घर छोड़कर 8-8 हज़ार रुपये के लिए अपने घरों को, अपने माता पिताओं को, अपने परिवारों को छोड़ते हैं नौकरी के लिए। फिर नौकरी के नाम पे कोई उन्हें प्रताड़ित करता है, कोई नौकरी के नाम पर पैसे भी लूटे जाते हैं। इस स्थिति में आज के युवा हैं और यह बड़ी भयावह स्थिति है। ये अब
ये बताओ इसका आधार क्या है? समाधान ठीक वो है जो भारत में आज से अंग्रेज आने से पहले था। क्या था? कि अंग्रेज आने से पहले स्थिति ये थी कि भारत में इतना काम था कि यहाँ के लोग यहाँ से निर्यात करते थे। निर्यात मतलब आज अगर वो 5% निर्यात पूरी दुनिया में है, 5 भी नहीं 0.5% निर्यात पूरी दुनिया में है, तो भारत का उस समय 33% मतलब 1/3 निर्यात केवल भारत करता था। निर्यात कब होता है? जब कोई देश क्वालिटी की चीज़ बनाता है, तब निर्यात कर पाता है। भारत के लोगों में मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के जो गुण थे, अपनी चीज़ों का निर्माण करना, वो सब खत्म हो गया। इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा दूसरे देश उठाते हैं। दूसरे देश की कंपनियां यहाँ से गेहूँ ले जाती है, बिस्किट बना के हमें ही उल्टा भेज देती है। दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश से पानी ले जाती हैं, पेप्सी लेके हमें उल्टा भेज देती हैं। दूसरे देश की कंपनियां मैदा लेके जाती है यहाँ से और ब्रेड बना के हमें वापस भेज देती हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जो विदेशी कंपनियां कर रही हैं वो क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम अपने टमाटर से सॉस नहीं बना सकते? क्या हम अपने गेहूं से बिस्किट नहीं बना सकते? क्या हम हमारे आलू से चिप्स नहीं बना सकते? तो ये रास्ता है जहाँ से हम दोबारा रोजगार की तरफ जा सकते हैं। अपने बच्चों को बनाइए, आप जो चाहे IAS ऑफिसर की तैयारी करवाइए, जो चाहे आप करवाइए, लेकिन साथ साथ उसको स्किल भी सिखाइए कल को, क्योंकि इसमें बहुत कंपटीशन है। बताइए, आप सोचिए, कल्पना कीजिए 10 लाख लोगों में से अब की बार 700 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। लगभग 8 से 10 लाख UPSC की संख्या गई थी, जिनमें से 700 साढ़े 700 लोगों को इंटरव्यू हुआ। आप बताइए कि जब कितने माँ बाप के बच्चे 750 से ऊपर रहने वाले हैं, तो अपने बच्चों को तैयारी करवाइए, खूब पढ़ाइए, लेकिन अपनी एक स्किल भी ऐसी सिखाइए कि कल वो एक अगर किसी भी चीज़ में कामयाब भी ना हो पाए तो एक सफल बिजनेसमैन बनके, एक सफल व्यापारी बनके अपने देश में, दूसरे देशों में अपनी चीज़ों को बेचे और अपने लिए रोजगार निर्मित करे। उस काम में 10-15 लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करे। अगर ऐसा हर एक व्यक्ति करने लग जाए तो आप देखेंगे आने वाले 5, 7, 10 सालों में भारत में बेरोजगारी छूमंतर हो जाएगी और एक नए भारत का निर्माण होगा, एक स्वदेशी भारत का निर्माण होगा, एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जो कभी सपना देखा था शहीद आजम भगत सिंह ने, कभी सपना देखा था चंद्रशेखर आजाद ने और कभी सपना देखा था अमर शहीद भाई राजीव दीक्षित जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।